गर्मी तो नहीं, गर्मी है क्या, सर्दी है क्या? मुझे आज धूमिल साहब का एक शेर याद आ रहा है कि एक आदमी जो है रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी और है ना जो रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो उस रोटी से खेलता है। आखिर यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये धूमिल साहब का शेर मुझे इसलिए याद आया क्योंकि आप देखिए कुछ वादे थे जो इन बेरोजगारों से, इन युवाओं से कांग्रेस सरकार ने करे थे, और ये सवाल ये सारे बेरोजगार नौजवान पूछ रहे हैं कि मेरे देश की विधानसभा मौन क्यों है, मेरे राज्य की विधानसभा मौन क्यों है। आप देख सकते हैं उपेंद्र यादव जो कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में जो है आज ये धरना हो रहा है। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र। ये मुख्य मांगे हैं कि एक जो गुजरात आंदोलन में सभी मांगों को जो है पूरा करने का आश्वासन हुआ था, उन सबको जो है उन सबको पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं किया है। पेपर लीक में चाहे रीट हो, 91 लोग बरी हो जाते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामला हो, 61 लोग बरी हो जाते हैं। तो लगातार जो है पेपर लीक का सिलसिला, भर्तियों का अटकने का सिलसिला, ये सारे सिलसिले जो है वो अटके हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं भारी संख्या में पूरे प्रदेश से जो है वो यहाँ पर लोग मौजूद है, हाथों में पोस्टर है, और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वो तस्वीर इनके हाथ में है जब इन्हें वादा किया था। गुजरात में उपेंद्र हमारे साथ में है, उपेंद्र से बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और वो दिन याद है मुझे जब आश्वासन दिया था कि गुजरात के अंदर के सभी जो विसंगतियां हैं उनको कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको दूर करने का आश्वासन दिया था। उपेंद्र से बातचीत करेंगे। उपेंद्र, आज आप विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और आप सबकी बात सुनेंगे, आप निश्चित रहिए, सबकी बात सुननी आए हैं। जो है बजट सत्र शुरू हुआ है उपेंद्र, और आज सुबह हंगामा हुआ, बीजेपी ने भी घेर लिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, लेकिन आप लगातार जो है वो घेरते जा रहे हैं सरकार को, फिर भी कानों में जू नहीं रहेंगे, इसका क्या कारण है? हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। पीछा इतना हम पड़ गए हैं, और जब तक इनको उखाड़ फेंक नहीं देंगे जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। हमने राहुल गांधी जी का विरोध नहीं किया, हमने कहा अतिथि देवो भव। क्यों बोला? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे विश्वास से 38 दिन के आंदोलन के बाद गुजरात से राजस्थान लौटे थे, और 15 नवंबर को मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई थी, अलग अलग विभागों से वार्ता हुई, लेकिन फाइनल मीटिंग होती, फाइनल मीटिंग नहीं हुई। 8 साल से ई-मित्र प्लस ऑपरेटर, न उनको मानदेय मिला है, न उनको नियमित किया, न उनकी कई मांगे पूरी हुई है। आज वो भटक रहे हैं, रो रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले बजट युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पहले बजट में 2100 पदों पर पंचायती राज जैन भर्ती की घोषणा की थी, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की घोषणा की थी, उन भर्तियों की विज्ञप्ति आज तक जारी क्यों नहीं हुई? रमेश मीणा तो कह रहे हैं आप लोग नेतागिरी कर रहे हो, जो लोग एग्जाम पास कर रहे हैं उनको कह रहे हैं रमेश मीणा जी वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों को 1 महीने के लिए ज्वाइनिंग देने के लिए कहा है, और 1 महीने में नहीं कहा घर जाके बैठूंगा, नेतागिरी उसकी समाप्त कर देंगे। जनता है हमें, रमेश मीणा कोई तोप नहीं है, वो जनता के साथ, वो कांग्रेस के नेताओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हमने केवल इसलिए था कि हाँ उन्होंने आश्वासन दिया क्योंकि हमारी मजबूरी थी, युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, कि वो फाइल को न रोक दें, उनकी आदत है फाइलों को रोकने की, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने बोला है, और 1 महीने में वो आश्वासन पूरा नहीं किया तो मैं घर जाके बैठूंगा, उसको जो करना वो कर ले, मुकदमा दर्ज कराए, पुलिस को कितनी बड़ी तोप है देख लेंगे। ये खुली चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से। एक तरह तो छोटा भाई बोलता है और छोटा भाई बोल के अपमान कर दिया उन्होंने। वो अपमान मेरा नहीं है, राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों का अपमान है। वो मैसेज चला गया है, वो जो उनकी जो सपोर्टर विधानसभा है वहां भी मैसेज चला गया, हम वहां भी जाना जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो वादा खिलाफी हमारे साथ हुई है, जो तमाम भर्ती के लोग हैं, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता का भी जो मामला है, और जो सबसे बड़ी बात है जो वादा खिलाफी, जो मुख्यमंत्री जी से वादा आश्वासन के बाद हम लौटे थे, मीटिंग होगी, वो मांगे पूरी हो। और जो राजस्थान में हालात आप देखो, पेपरों को बेचा जा रहा है, एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, थाईलैंड से नेपाल बग गए, पता नहीं कहाँ का बग गए। आप उम्र कैद की सजा का प्रावधान करो, उनको जेल में डालो, सीबीआई की जांच करवाओ, एक रासुका लागू करो, तो राजस्थान के युवाओं को न्याय देना चाहिए ना आज। लेकिन वो तो छूट गए, बरी मतलब हो गए, बरी हो गए, रीट में 91 हो गए और यहाँ पे 64 हो गए। तो हम कौन से छोड़ने वाले हैं? हम पीछे पड़ गए ना, हम पीछे पड़ गए। हम लोग जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, चाहे मुझे जेल में डाल लो, मैं जेल से नहीं डरूंगा। हम लोग पीछे पड़ गए,
पूरे राजस्थान में 9 फरवरी से हम न्याय एवं रोजगार 2 यात्रा भी निकाल रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं है, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हमारी मांगों के लिए संघर्ष करें। मुख्यमंत्री जी हमारा काम करते हैं तो हम सब लोग जिंदाबाद बोलेंगे, हम मुख्यमंत्री के साथ आ जाएगा। काम नहीं करेंगे तो पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। डरा तो आपको भी ढंग से रखा है, आपके पारिवारिक जो कमिटमेंट्स है उसके नाम पर आपको डराने का काम कर रही है सरकार कि अगर ऐसा नहीं करा तो ऐसे कर देंगे, जेल में डाल देंगे। आपको पीछे धमकी आपको भी देती रहते हैं। डाल दो, जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। मैं कह आया हूँ इस बार, मैं कह आया हूँ भैया मेरी जगह खाली रख दो, मुझे कभी भी जेल में डाला जा सकता है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, सच के लिए लड़ रहा हूँ। कितनी बार जेल में डालेंगे, डाल देंगे, सच के लिए लड़ रहा हूँ। राजस्थान का युवा आप देखो, मैंने 7 जगह रैलियां निकाली है। मेरे पास न टेंट है, न बसें हैं, न खाने की व्यवस्था है। लोग एक मैसेज से आते हैं, ये भी आज एक मैसेज से आए, ट्वीट किया, फेसबुक पर डालो, उस मैसेज है। और जिस दिन पैसों की व्यवस्था होगी, बसों की व्यवस्था होगी तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं गरीब किसान परिवार का बेटा हूं और इनकी आवाज उठा रहा हूं, लड़ूंगा अंतिम सांस तक। और जिस दिन बसों की व्यवस्था कर दी तो या सिविल लाइंस में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है उपेन कि बीजेपी इनकी बात क्यों नहीं उठा रही है? आप इनके बात को उठा पा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है बीजेपी विपक्ष के तौर पे फेल हो गई, चाहे वो ये आपके ई मित्र वाले हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे पेपर लीक हो, जयन हो, अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं आपको विफल नजर नहीं आई? आप जो बीजेपी को भी कह रहा हूँ, हमारे पास विकल्प और भी है, हमारे पास आरएलपी भी है, आप भी है, बसपा भी है, विकल्प हमारे युवा खुद भी विकल्प है ना, विकल्प बहुत है। बीजेपी कहूंगा कि अपना कर्तव्य निभाए, विकल्प हमारे बहुत है। 2023 के चुनाव जाति और धर्म के आधार पर नहीं होंगे, 2023 के चुनाव नौकरी, रोजगार और पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए होंगे। युवा है, सरकार कहती है कि पेपर लीक नहीं हो रहे, लेकिन जयन, रीट, लाइब्रेरियन, वनपाल, वनकर्मी और फिर ये स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर, आरएस इंटरव्यूज, अब कौन सा पेपर हो गया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं सरकार के पक्ष में सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सा ऐसा पेपर है जो ढंग से हो चुका है? देखो मैं कह रहा हूँ, चुनाव होते ना तो आज तक नेताओं की वोटों की पेटी लीक क्यों नहीं हुई? राजस्थान के युवाओं के भविष्य की पेपर क्यों लीक हो रहे? क्योंकि अपने वो भविष्य को क्यों बचा रहे? क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है, इसलिए वो पूरी सुरक्षा रखते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, और एक भी पेटी लीक नहीं हुई। और युवाओं के सपनों को बेचा जा रहा है। ये पेपर लीक नहीं है, ये युवाओं का भविष्य लीक है। आज माता पिता रो रहे हैं, कर्जा लेकर पढ़ रहे हैं, आज अवसाद में दुखी है। आप एक माँ को देखा होगा, मुख्यमंत्री जी के सामने वो बात रखी दी थी। तो ये हर माँ, हर युवा बेरोजगार, हर माता पिता परेशान है। मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस सरकार को संज्ञान में लाना होगा। यदि संज्ञान में नहीं लाए और ऐसे पेपर लीक होते रहे तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के तमाम नेताओं का भविष्य लीक ये राजस्थान का युवा आने वाले चुनाव में कर देंगे। ये खुली चेतावनी। आज मैं आपको एक सरकार की तारीफ करने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे कौन से एग्जाम है जो हो गए हैं ढंग से? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। नहीं, सरकार की एक चीज तो अच्छी लगी मुझे, पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में राजस्थान में आई है। लेकिन ये भी रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा भर्तियां लीक भी राजस्थान में हुई है। और रही बात, मैं एक चीज बता, 10 भर्ती परीक्षाओं का आंकड़ा आपके सामने, जो भर्ती परीक्षा लीक होकर रद्द हो गई, लेकिन जिनका पता ही नहीं चला उनका क्या कहते हैं हम? आप बता दीजिए, आरपीएस में जो घूसकांड प्रकरण आया उसको दबा दिया गया, ठीक है ना। अब ये इनका मुख्य सरगना कौन है? वो बस कहाँ गई थी, कौन कौन बैठे थे, उनका मुख्य सरगना कौन है? हर चीज को क्यों दबाए रहे? पेपर लीक आशे और अंतिम घड़ी तक जांच क्यों नहीं होती? एसओजी क्यों विफल हो पा रही है? और सबसे बड़ी बात, ये सारे लोग, ये यहाँ बैठे हैं ना, ये सारे लोग, जैसे मित्र प्लस ये ऑपरेटर, ये योजनाएं पूछाते हैं सरकार तक, अब ये पेपर लीक की जानकारी भी पूछाएंगे, कैसे पेपरों को बेचा जा रहा है, कैसे धोखा किया जा रहा है, ये सारी योजनाएं पूछाएंगे ये लोग। एक कड़वा सवाल पूछूंगा मैं आपसे। एक तरफ तो पेपर बेचने वाले हैं, लेकिन कहते हैं मार्केट में प्रोडक्ट वही खरीदा जाता है जिसकी डिमांड होती है। तो कहीं ना कहीं उन यंगस्टर्स को आप क्या कहेंगे जो पेपर खरीदने लग जाते हैं, चाहे रीट हो, चाहे ये हो, पूरी एक चेन है, वो युवा भी लालच के चक्कर में आ जाते हैं? देखो, मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि इस दलदल में न फंसे। मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ कि जब मैं एक परीक्षा दे लिया, 2 परीक्षा दे लिया, युवा मेहनत कर रहा है, वो कुछ नंबरों से रह जाता है, उसको पता चलता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन पेपर बिक जाते हैं, तो वो अवसाद में आकर गलत रास्ते में जाता है कि मैं भी शॉर्टकट रास्ते में जा रहा हूँ। कारण ये जो पेपर लीक हुआ, ये ऐसी घटनाएं हो रही है, तो वो क्यों तैयारी करेगा? वो सोचता है मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ, पैसा कर्जा ले रहा हूँ और शॉर्टकट में लोग नौकरी लग रहे, तो मैं भी उस रास्ते पे चले जाऊँ। लेकिन युवा अवसाद में गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको भी रोकिए और पेपर माफियों को खात्मा करिए, ये हम कह रहे हैं। उपेन ने सही कहा, कोई भी आरोपी अपनी माँ के पेट से आरोपी नहीं पैदा होता। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनको अपनी बात करनी थी, अब वो आए थे हमारे पास में। कौन है? सीताराम जी कहाँ गए? किधर है? किधर? हाँ, इतनी एक और व्यक्ति थे, आप थे? कौन था? आपने कहा था जी, बताइए। आप पहले इन्होंने बताइए, आप शॉर्ट में कहिएगा अपनी बात ना। सर, वरिष्ठ अध्यापक 2016 भर्ती को 8 साल कंप्लीट हो गए। 2016 वेटिंग वालों को अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं दी है। रिजल्ट निकाले हुए भी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे हुए 7 महीने हो गए साहब।
तो आपके 2016 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एसएसटी अटका हुआ है। अटका हुआ है साहब, कोई ज्वाइनिंग नहीं दे रही है सरकारी मनमानी। रीट याचिका लगा रखी है आपने? लगा रहे कि सर कोर्ट में केस किया है, वो भी कंप्लीट हो चुका है, कंटेम्प्ट लगा है, उसका भी ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी। आपसे बात, आपका क्या नाम है? सीताराम कुमार, ग्राम पंचायत निमित्त संचालक। हम 11,341 लोग हैं पूरे राजस्थान में और पिछले 8 सालों से लगातार एक मुख्यालय पे बैठ करके सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको दराज पर पहुंचा रहे हैं। मैं एक बार आपको बता दूं, ये ई मित्र वाले कौन है? ये वो लोग हैं जो आम व्यक्ति की, गरीब की योजना, चाहे बीपीएल योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, सत्यपाल हनवर्ग योजना हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं चाहे डॉइट की, उन सबको ये ई मित्र वाले लोग हैं जो एक आम आदमी, एक बुजुर्ग आदमी जो कि किसान है, जो कि अनपढ़ है, जो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, मात्र 20 रुपए से 30 रुपए के अंदर जो है उनको इन लाखों की योजना से जोड़ने का काम करते हैं। सीताराम जी उन्हीं में से एक है जो ई मित्र चलाते हैं। अब बताइए सीताराम जी, कब क्या डिमांड है आपकी और अब तक पूरी क्यों नहीं हुई है, क्या स्टेटस है? सर, हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें एक नव पद सर्जित करके पंचायत में हमारे 8 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए राज्य सरकार ने जो तमाम प्रकार के हमको आदेश दिए राज्य कार्मिक की तरह, उन आदेशों को देखते हुए और 90 से ज़्यादा एमएलए ने हमारे को रिकमेंडेशन लेटर लिखे, उनको देखते हुए हमें नियमित तौर पे वहाँ पे नियमितीकरण किया जाए और वेतन हमें उस काम का दिया जाए। साथ ही बार बार हमें सरपंच, सेक्रेटरी, प्रोग्राम बीडीओ, सचिव जब भी चेंज होते हैं तो हमको हटा देते हैं। अब हम 8 साल सर्विस करके 40 की उम्र में फिर जब वो हटा देते हैं तो उसके बाद में कहाँ जाकर के बैठे भाई? कितना पैसा कमीशन मिलता है आपको? फॉर एग्जांपल, आप एक व्यक्ति की मदद करते हैं, बुजुर्ग कोई आपके पास में आया योजनाओं का लाभ लेने के लिए, क्या हमें जोड़ दीजिए, हमारा जन आधार कार्ड बना दीजिए, हमारा चिरंजीवी कार्ड बना दीजिए, कितना क्या आपका रहता है? आप कितने कम पैसे में कितनी सेवाएं देते हैं, आप मुझे बताइए। सर, एक व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, हम कोई भी जब काम करते हैं उसका एक ट्रांजेक्शन शुल्क गवर्नमेंट हमको लेने के लिए कहती है और इस ट्रांजेक्शन शुल्क में 50 रुपए का टोकन करता है, जिसमें से 22 रुपए हमारे कमीशन में आते हैं, बाकी एलएसपी और गवर्नमेंट के खाते में चले जाते हैं। उन 22 रुपयों के हिसाब से हमारा ऑन एवरेज कमीशन 1500 रुपए आता है महीने का। अब उन 1500 रुपए में तो कैसे तो हम परिवार का पालन पोषण करें, कैसे हम पेट्रोल का खर्चा वहन करें, कैसे हमारे मोबाइल और नेट का खर्चा वहन करें? मैं आपको बता दूं, ये डिजिटल वीर है राजस्थान के, ये डिजिटल वीर इंतजार कर रहे हैं कब से कि इनकी बात सुनी जाए। हम कुछ और लोगों में चलेंगे, बीच में इनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से ये लोग आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आखिर देखिए, काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हमें जो है वो नजर आ रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? हम कोलाई तहसील, बीकानेर जिले में कोलाई तहसील से आए। कोलाई से। क्या नाम है आपका? मांगू सिंह नाम है मेरा। मांगू सिंह जी, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड हमारे है, कम से कम 10 साल हो गए हम वो लगे हुए इसमें पंचायत में और अभी हमारे कोई मानदेय नहीं है और बार बार क्या करते हैं वो सरपंच और वो प्रधान होता है, वो अपने पार्टी के फेवर से निकाल देते हैं, बार बार हमारे साथ अत्याचार होता है। भ्रष्टाचार है इसमें, भयंकर भयंकर भ्रष्टाचार अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। कैसे वो थोड़ा उसको और गहराई से बताइए, आप अनुभवी लग रहे हैं। इसमें क्या है कि उसमें हमारे कमीशन है, इसमें कटता है टोकन तो 50 रुपये कटता है, तो हमारे को तो 10 रुपये नहीं मिलते हैं और गांव वाले वो देते नहीं कि आपको गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट हमारे क्या देती है, केवल वो रूम बैठने के लिए देती है, उसमें कोई बचीट तो खाए नहीं, हम जो बचीट खा ले उससे मिलता कुछ नहीं मिलता। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं डूंगरगढ़ से। डूंगरगढ़ से आए हो आप? हाँ। क्या नाम है? रणजीत मेघवाल, ई मित्रा प्लस ऑपरेटर हूँ। और कांग्रेस तो ये कहती है कि हम तो दलितों के शुभचिंतक हैं, गरीबों के शुभचिंतक हैं, आदिवासियों के शुभचिंतक हैं, आपको तो धरने बैठना पड़ रहा है। वो अपनी वोट बैंक पक्का कर रही है, वो अलग अलग जातियों में बांट के, और हमारे ई मित्र वालों को लगातार 8 सालों से शोषण हो रहा है, उसके एवज में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। चिरंजीवी की जो योजनाएं थी उसका हमने लोगों की तरफ पहुंचाया। कोरोना के अंदर हम चिरंजीवी का रजिस्ट्रेशन घर घर जाके किया, लोगों को घरों में रखा गया था कि कोरोना हो जाएगा, हम तो मर रहे थे वहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कोई नहीं सुनवाई कर रही है। और गहलोत जी ने 16/9/2018 को हमारे मानदेय 1000 रुपये देने की घोषणा की थी, वो अभी तक नहीं दिया है, और 500 रुपये पर कैंप के आधार पे हमें देने की घोषणा की गई थी, वो भी हमें नहीं दिया गया है। और सरपंच, ग्राम सेवक, बीडीओ, ये मर्जी आए तब हमें बाहर फेंक देते हैं और नए बंदे को बिठा देते हैं। उसका भी हम गवर्नमेंट से ये आशा करते हैं कि हमारी मांग सुनेंगी तो हमें वहाँ निश्चित रूप से रखा जाए, कोई दूसरा हटा नहीं सके। और बीच में जो एलएसपी है उसको भी हम हटवाना चाहते हैं, क्योंकि समझाइए आम व्यक्ति को जो देख रहा है। वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है हमारी, जो जिस कंपनी से हमने ई मित्रा का आईडी ले रखा है, उस कंपनी का लोकल सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो हमारी जो फोकट का कमीशन खा रहा है, वो हमें कोई ट्रेनर नहीं कर रहा है। हम ई मित्रा वाले खुद ट्रेंड है, अपने आप में खुद ट्रेंड है। डूंगरपुर में 22 लाख, डूंगरगढ़ से आप, बीकानेर से आप, तो बताओ डूंगरगढ़ से आते हो, वहाँ लाखों लोगों की सेवा कर रहे हो, डिजिटल वीर हो, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। वोट किसको दोगे फिर अगली बार?
वोट तो वो हमारी मांगों पे डिपेंड करेगा। आप कहाँ से आए? फिर डूंगरगढ़ से आए सर। आप भी डूंगरगढ़ से आए? आप डूंगरगढ़ से। मैं सुजानगढ़। आप चूरू से आए हैं? यस सर। चूरू में क्या रुझान है, मतलब क्या आपकी वहाँ पे भी इतना ही भ्रष्टाचार है आपका कि भेंट चढ़ गई है? राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चूरू में है। क्या बात करें, वहाँ से तो आपके उपनेता प्रतिपक्ष आते हैं। नहीं, उपनेता प्रतिपक्ष आने से कांग्रेस कर रही है भ्रष्टाचार। राज्य में कांग्रेस है और कांग्रेस है, इसका जो 4 साल का जो नेतृत्व रहा है वो सबसे, जितनी पहले रहा है कांग्रेस का राज, उससे बुरा राज इस 4 साल के अंदर रहा है। पेपर माफिया हो, भ्रष्टाचार हो, बलात्कारी हो और कानून का राज हो, वो बिल्कुल कांग्रेस के राज में खत्म सा हो गया है। देखिए, कानून का राज खत्म सा हो गया। कुछ और लोगों से चलेंगे, कोशिश करेंगे आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो बातचीत है, आवाज़ आप तक पहुंचा सके। पीछे आशा सहयोगिनियाँ भी जो है वो भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, देख सकते हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखिए यहाँ कुछ और लोगों की, तो बोलो देखिए, आप बताओ कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम सरदार चौधरी है। कहाँ से आए हो? जयपुर से हैं हम। जयपुर से ही हो? सब 33 जिलों से आए हुए हैं लोग। आप कहाँ से हो? मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से सर। किधर? दौसा डिस्ट्रिक्ट। दौसा डिस्ट्रिक्ट से? बाड़मेर से। कोटा से आए हो? भरत करौली से कौन है? अच्छा, आप करौली से आए? जी सर। क्या क्यों बैठे हो यहाँ पर? आप, सरकार कह रही है कि आप मतलब सरकार के लोग पीछे से कहते हैं आप फ्री बैठे हो और यहाँ पे उपेन आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, भड़काने वो बोल रहे हैं, जो सही बोल रहे हैं। पंचायती राज जयन की भर्ती आनी चाहिए थी, वो अभी संविदा पर जेटीए के द्वारा ले रहे हैं वो। तो पहले बजट में निकाल दी गई थी लेकिन उनको कराया नहीं गया है, और अब की बार भी ऐसा ही कह रहे हैं कि बजट में निकाल देंगे, और वो उसी तरीका से अब बोलो। आप बताओ, आप देखिए एक बार, मैं निखिल से कहूंगा कि वो दिखाए कि क्या मांग रहे हैं, क्या मांग है। 15 साल से पंचायती राज में जेन की वैकेंसी नहीं आई है, सारे 97% पोस्ट खाली पड़ी है। सरकार से हमने कुछ नहीं मांगा। सरकार ने खुद ने 2019 में घोषणा की थी कि बजट में हमारे 21 पंचायती राज जेन की वैकेंसी निकालेंगे। हम तो उनसे मांगने नहीं गए, जो बोल रहे हैं वही तो मांग रहे हैं, और इसके लिए हम 15 साल से उसका इंतजार कर रहे हैं। गुजरात में भी हमने 38 दिन तक आंदोलन किया, हमारा 3 बार समझौता हो चुका है, लेकिन आज तक हमें कोई आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। रमेश मीना, तो जो लोग उनके पास जाते कहते हैं कि वो नेतागिरी कर रहे हो आप लोग। नहीं, नेतागिरी, उन्होंने अपना काम कर दिया। फाइल आगे गई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, फाइल आगे गई। आगे आप संतुष्ट है? मंत्री जी से संतुष्ट है, सीएम साहब से है। सीएम साहब से आपको फाइल देखी आपने? हाँ, फाइल जा चुकी, पता लगा। पता लगा। आप बताइए, फाइल वाइल सब क्लियर हो गई? भाई साहब तो कह रहे हैं कि मंत्री जी को क्लियर। इनको पूरा पता नहीं है, क्योंकि जब तक हमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जब तक हम कह नहीं सकते कि पूरी फाइल आगे गई है नहीं गई है, क्योंकि हमें इतने दिन हो गए। अब तक 19 से फाइल आगे जाती तक तो अब तक तो वैकेंसी हमारी आ जाती, और अभी तक भी वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब फाइल एकदम ऑफ पड़ी है। कोई भी फाइल आगे जाएगी तो अपने पास वो जहाँ पे फाइल आगे जाती है तो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, न्यूज़ पे आती है कि अब आपकी फाइल आगे बढ़ चुकी है, आपकी फाइल यहाँ पे पहुँच चुकी है। लेकिन अभी तक भी 2019 से फाइल ही चला रहे हैं। मंत्री चेंज हो जाते हैं और हमारी वैकेंसी के बारे में कोई सोच रहा नहीं है। तो देखिए, आप वैकेंसी के बारे में जो है वो
का काम हमारा होता है। हम सरकार से ये मांगने आए हैं कि तो हमारा 10 से 18,000 तक का मानदेय करो, नहीं करते हो तो हमारे को एएनएम का दर्जा दो, चाहे हमारे को सहायक एएनएम बनाओ। क्या क्या कौन कौन सी योजनाएं जो है वो आम घर तक पहुंचाता है, उसके बारे में बताइए। आम घर तक आशय योजना पहुंचाती है, आशय 10 घरों का सर्वे करती है, उसमें सरकारी योजनाओं का लाभ जो भी सरकार के द्वारा आप बताइए योजना आती है। देखिए, जो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें आशा सहयोगिनी गांव तक पहुंचाती है। जैसे बच्चों का टीकाकरण और एनीमिया और एएनसी करना, 9 महीने आशा सहयोगिनी उस महिला की पूरी देखभाल करती है। तो ट्राइमेस्टर चेकअप से लेके सारे जो है वो सारे कार्य आशा सहयोगिनी करती है, लेकिन मात्र सरकार उसे 3564 रुपए दिए जा रहे हैं, जो किसी महिला का घर नहीं चल सकता है। मतलब जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसकी सब मतलब एक तरह से फाइटर वॉरियर्स आप ही लोग हैं, लेकिन सिर्फ 3500 रुपए मिलते हैं। आप कितने घंटे काम करते हैं रोजाना? हमारा कोई टाइम नहीं है। अगर हमें रात को डिलीवरी जा रही है और हमें अगर लोग बुलाने आ गए तो हम रात को भी हम सेवा देने चले जाते हैं। हमारा काम रात को भी है, हम लोग रात को भी ड्यूटी देने जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। सरकार ये चीज नहीं समझ रही है कि आशा सहयोगिनी एक गांव और विभाग के बीच की मुख्य कड़ी है, लेकिन इसको सरकार अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मात्र इतने से पैसों के अंदर हमारा कैसे हम लोग गुजारा चला रहे हैं, हमें पता है। सरकार अंधी हो रही है। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो ये आंदोलन बहुत बड़ा किया जाएगा। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं आपसे? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? हेल्थ मिनिस्टर है प्रसादी लाल मीणा जी से मिले आप? देखिए, मंत्री जी ने हमको ICDS विभाग से मेडिकल विभाग में ले तो लिया। अब आज हमारी बातचीत होगी उनसे, आज हमें वो क्या आश्वासन देते हैं। हम आज ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली लेकर हम लोग वहाँ विधानसभा तक जाएंगे। आज उन्हीं से हमारी बातचीत है। आज वो हमें क्या कह के जाते हैं, क्या कहेंगे हमें। तो आप देखिए कि लोकतंत्र के अंदर जो है वो धरना प्रदर्शन एक मजबूत स्तंभ होता है। और यहाँ पर ये वो महिलाएं हैं जो आप तक एक माँ जो है वो पोषित रहे, बच्चा पोषित रहे, उसको अनीमिया का शिकार ना हो। ड्रीम प्रोजेक्ट था कांग्रेसी सरकार का, सरकार की यहाँ पर उसके अलग अलग कंपोनेंट्स थे। उसके अंदर मातृ रक्षा योजना थी। आज चिरंजीवी राज्य सरकार की सभी योजनाओं को इनसे क्लब कर ये वो महिलाएं हैं जो दिन न रात देखती है, लेकिन सरकार ने इनको यहाँ बैठने पर मजबूर कर दिया है। अलग अलग हिस्सों से ये भी आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बैनर पोस्टर लगे, कोई टॉप से है, कोई सवाई माधोपुर से है, कोई अलग कोई दौसा से है। तो अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पर ये आशा सहयोगी यहाँ पर आए। आप कल्पना कीजिए जब पेट्रोल 100 रुपये के पार हो और सिलेंडर 900 रुपये क्रॉस कर चुका हो, वहाँ ऐसे में कैसे संभव है कि एक महिला 3500 रुपये में गुजारा करे। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं दोनों ही सरकारें, चाहे राज्य की हो केंद्र की हो। एक विकास का चेहरा आपको हम और भी दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये धरना प्रदर्शन कर रही है महिला। इधर उपेंद्र जो है वो लगातार आवाज़ बुलंद कर रहा है उन सभी बेरोजगारों की, उन सभी मिश्र संचालकों की जो आपको सारी योजना पहुँचाने का काम करते हैं। और निराशा से ही जो है वो जन्म मिलता है। अलग अलग तरीके के हो, अपराध के जगत में जाना हो। 92 लाख विद्यार्थी जो है वो अफेक्ट हो चुके हैं 9 पेपर्स में जो लीक हो चुके हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, चाहे उसके बाद वन रक्षक कर्मी का पेपर हो, जितने भी पेपर्स हो उनमें जो है तकरीबन 92 लाख यानी कि 1 करोड़ के आसपास विद्यार्थी जो है अफेक्ट हो चुके हैं। आप देखिए विकास की कितनी धीमा बह रही है। मैं दिखाना चाहूँगा अक्सर नहीं पड़ती है। ये वो लोग हैं जो आज भी स्लम्स पे रहने के लिए मजबूर है। सरकारें आई गई, विकास के 70 साल के सभी दावों को जो है खोखला साबित करते हुए तस्वीरें हैं। आप देखिए उस बच्ची को जो उस वहाँ पर बैठी हुई है, उसको ना खाना नसीब हो रहा है, ना ढंग का पहनना नसीब हो रहा है, ना नहाना नसीब हो रहा है। ये विकास के सारे दावों की धज्जियाँ उड़ाते हुए तस्वीर है जिसपे कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी और ना कभी किसी सरकार की प्रायोरिटी रही।
ये सभी मुद्दे जो है हम उठाते रहेंगे लगातार। राजस्थान तक पर आज इम्पॉर्टेंट डे है राजस्थान के लिए, क्योंकि एक तरफ से बजट सेशन है वो आहूत हुआ है। अभिभाषण के दौरान कलराज मिश्र के माननीय गवर्नर के लीडर ऑफ अपोजिशन ने उनको शुरुआत से ही पेपर लीक के मामले पर घेरना शुरू कर दिया। सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, वो कह रहे थे गहलोत सरकार वीक है, बोलते यहाँ पेपर लीक है। तो ये सभी तरह के जो है वो नारे लग रहे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत महारानी कॉलेज के अंदर है, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हो सकते हैं। जेपी नड्डा पहुंचेंगे थोड़ी देर के अंदर। एक और जो यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी संघ का जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर हम आपको जोड़ेंगे कुछ बस थोड़ी सी देर के अंदर। तब तक देखते रहिए राजस्थान तक। साथी निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा।